नेहरू जी ने कहा पार्लियामेंट में, हमने चीन को वो भूमि दे दी जहां एक तिनका भी उत्पन्न नहीं होता था, घास नहीं उत्पन्न होती थी। महावीर त्यागी ने टोपी उतार के दिखाया, मेरे सर पर एक भी बाल नहीं उगता तो मैं किसी को सर दान दे दूं, कटवा दूं सर। आजकल जो आईपीएस आईएएस बनाने, जज और वकील बनाने का पाठ्यक्रम है, पाठ्य पुस्तकें हैं बनाने की, वो हमारी अपनी है क्या? उसके आधार पर कोई भारत का भक्त हो सकता है क्या? उसके आधार पर पूर्वजों को कोसे बिना, अपने प्राचीन ज्ञान विज्ञान को कोसे बिना कोई आईपीएस आईएएस हो सकता है? कुएं में भांग पड़ी है। वो पाठ्य पुस्तक दी गई है जिससे हमारे अस्तित्व और आदर्श को हम सुरक्षित नहीं रख सकते। आपको मालूम हो या ना मालूम हो, भारत में पाठ्य पुस्तकें विदेशी तंत्र के द्वारा बनता है। भारत स्वतंत्र होने पर भी उनका यंत्र बनकर अंधानुकरण करके विकास के नाम पर गड्ढे में चला जा रहा है। मैं किसी दल का नहीं हूं, इसलिए मेरी वाणी पर लोभ भय कोरी भावुकता और अविवेक का कोई प्रभाव नहीं हो सकता न है। अमुक पार्टी की असफलता यदि आपकी सफलता बनती है और आपकी असफलता यदि अमुक पार्टी की सफलता बनती है, आपकी व्यक्तिगत पहचान क्या है? आपकी पार्टी की पहचान क्या है? सामने वाले व्यक्ति की असफलता अगर मेरी सफलता बन जाती है, मेरी असफलता अगर सामने वाले की सफलता बनती है, हमारी कोई पहचान नहीं है। हमारी युद्ध की परंपरा देखिए, रावण भी युद्ध के मोर्चे पर तो रामभद्र भी युद्ध के मोर्चे पर। जाके पौन फटी बीमारी सो क्या जाने पीर पर आई। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री आदि क्या जाने सैनिकों की दशा, जो लुंज पुंज हो जाते हैं, मार दिए जाते हैं, जिनका आंसू पोंछने वाले परिवार का कोई नहीं रहता है। रामभद्र भी मोर्चे पर। युद्ध का अर्थ क्या होता है? धन मान प्राण पर जन को हथेली पर लेकर दोनों पक्ष आमने सामने होता है। भारत की मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति क्या भारत के हित में प्रयुक्त हो रही है? ध्यान गया? भारत की मेधा शक्ति भारत के विदेशी कंपनी में बाहर जाकर बिकती है या नहीं? पर किसी भी वर्ग या किसी भी व्यक्ति के विकास की परियोजना अगर कोई शासन तंत्र चलाता है, उसे ध्यान रखना चाहिए कि स्वावलंबन के नाम पर, तुष्टीकरण के नाम पर कहीं उसका भी अपकर्ष न हो जाए। अगर विदेशी बीज प्रतिबंधित नहीं है, हमारी भूमि को जिस प्रकार के बीज को सहने की क्षमता है, उस क्षमता का अतिक्रमण करके विदेशी बीज दलाली में अगर भारत मंगाता है, किसानों के आंसू को नहीं पोंछ सकता। विदेशी खाद के द्वारा भूमि को कोड़े मारने के समान तात्कालिक उर्वरा शक्ति प्राप्त होती, बाद में भूमि बंजर हो जाती है। जिनको कहा जाता है कि आर्थिक दृष्टि से विपन्न बनाया गया, सारे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग उन्हीं के द्वारा क्रियान्वित होते थे। समझ गए ना? हमने विश्व को संदेश दिया है, उस पर विश्व स्तर के वैज्ञानिक विचार कर रहे हैं। महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग भी होता रहेगा। कोई दिव्य वस्तु या व्यक्ति अपने अस्तित्व और आदर्श को सुरक्षित रखे संभव नहीं है। 1 करोड़ के की कठोरता होती है तब तो एक राजनेता सफल होता है। केंद्रीय प्रांतीय शासन तंत्र के पास उतनी नौकरियां नहीं जितने व्यक्ति आरक्षण में अधिकृत हैं। यहाँ हर व्यक्ति बाबा हो या बाबू, एक्सेप्शन अपवाद की बात छोड़ दीजिए, हर व्यक्ति की संरचना बाजार का सौदा बनाने के लिए राष्ट्र कहाँ जाएगा? आर्थिक विपन्नता से ग्रस्त होगा या नहीं? हम ये जो सामियाना है, जिन जिन खंभों के बल पर यह टिका हुआ है, उनको हटा देंगे तो सामियाना क्या टिका रहेगा? नहीं ना। आपका घर है, अगर दीवार को हटा देंगे, खंभे को हटा देंगे, छत को साधने वाली सामग्री को हटा देंगे तो छत का क्या होगा? इसी प्रकार हम एक संकेत करते हैं, शास्त्र सम्मत यज्ञ के संपादक पृथ्वी के धारक जितने तत्व हैं, और पृथ्वी पूरे 13 भवन जो शेष हैं उनका पोषण करती है। पृथ्वी, मर्त्यलोक, भूमंडल के मनुष्य ही शेष अन्य भुवनों का पोषण करते हैं। स्वतंत्रता के बाद द्रुत गति से उन सनातन प्रशस्त मान बिंदुओं का अपलाप क्यों, उनमें विकृति क्यों, उनका विलोप क्यों? केवल नाम गिनाता हूँ, व्याख्या नहीं करूँगा। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर दानशीलैश्च सप्तभिः धार्यते महि। गोवंश सदाचार संयम संपन्न वेदज्ञ ब्राह्मण, वेद, सती, दानशील, निर्लोभ व्यक्ति,
सत्यवादी, ये सब पृथ्वी के धारक तत्व हैं। स्वतंत्रता के बाद जिस ढंग से विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने की विधा चल रही है, पृथ्वी के धारक ये सारे तत्व विकृत हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं। इन सब पर विचार करने की आवश्यकता है। हमने एक संकेत किया, तो एक ध्यान दें, विकास की कौन कौन योजना क्रियान्वित करनी चाहिए, किस प्रकार। गीता के 18वें अध्याय के अनुसार बोल रहा हूँ। अब तक मैंने कहा वेदादि शास्त्र सम्मत विज्ञान की तिलांजलि देकर तमोगुण रजोगुण की प्रगल्भता की दशा में जब विज्ञान को परिभाषित और क्रियान्वित करते हैं तो विकास के नाम पर विस्फोट होता है। ऐसी स्थिति में विकास के पक्षधर जितने राजनेता हैं या सामाजिक संस्थान के व्यक्ति हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। गीता के 18वें अध्याय के आधार पर पहला ध्यान यह देना चाहिए, कुछ कार्य ऐसा प्रारंभ करना चाहिए, कुछ योजना ऐसी प्रारंभ करनी चाहिए जो आरंभ, मध्य और अंत तीनों में सुखद हो। मुझे प्यास लगी, मैंने पानी पिया, तत्काल प्यास की निवृत्ति हुई, देहेंद्रीय प्राणांतकरण में पुष्टि बल का संचार हुआ और अंत में तृप्ति हुई। एक बार पानी पीने से कई घंटे तक व्यक्ति प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति से परिपुष्ट जीवन रख सकता है। इसका अर्थ क्या हुआ? कुछ योजना ऐसी क्रियान्वित करनी चाहिए तत्काल सुख दे, आगे चलकर भी सुख दे और अंत में भी दुखप्रद ना हो। वह शासन तंत्र टिकाऊ होता है। नहीं तो विचित्र बात है, भारत में अमुक पार्टी की असफलता यदि आपकी सफलता बनती है और आपकी असफलता यदि अमुक पार्टी की सफलता बनती है, आपकी व्यक्तिगत पहचान क्या है, आपकी पार्टी की पहचान क्या है? सामने वाले व्यक्ति की असफलता अगर मेरी सफलता बन जाती है, मेरी असफलता अगर सामने वाले की सफलता बनती है, हमारी कोई पहचान नहीं है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी बात कौन सी? अग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम्। व्यायाम करना है, विद्या अध्ययन करना है, संयम है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये सब कार्य ऐसे हैं जो आरंभ में विष के समान लगते हैं, लगते या नहीं? परिणाम में अमृत के समान सिद्ध होते हैं। जनता के सामने स्पष्टीकरण कर देना चाहिए, कुछ कदम राष्ट्र के हित में, विश्व के हित में हमको ऐसा उठाना है, हम उठा रहे हैं दूरदर्शिता पूर्वक। इस समय भले ही कष्ट का अनुभव हो, लेकिन परिणाम में वह अभियान आपके लिए, सबके लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए सुखप्रद होगा। मैंने संकेत किया। लेकिन एक बहुत विचित्र बात है, अग्रे अमृतोपमम् परिणामे विषमिव। खुजलाइए, इस समय तो बहुत अच्छा लगेगा, बाद में रोना पड़ेगा। क्या कुछ ऐसे अभियान चला दिए जाते हैं राजनेताओं के द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा या घर के मुखिया के द्वारा? क्या आरंभ में तो बहुत अच्छा लगता है, परिणाम बिल्कुल विपरीत होता है। एक आरंभ ऐसा होता है मोहक मोहक मोहक, ध्यान गया आपका? आरंभ में भी मोहक, केवल आश्वासन ही आश्वासन, मध्य में भी मोहक, केवल आश्वासन ही आश्वासन, अंत में भी मोहक, केवल आश्वासन ही आश्वासन। ऐसा अभियान कभी भी नहीं चलाना चाहिए। दूसरी बात है, छत्तीसगढ़ है ना ये, तो मैं आंध्र का नाम ले लूँ, उड़ीसा का नाम ले लूँ। 1 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो चावल। चंद्रा बाबू, उनके ससुर जी, चंद्रा बाबू अब जीवित है, उनके ससुर जी जहाँ हो ध्यान दे, ये नवीन पटनायक जी ध्यान दें। 1 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो चावल आप सुलभ कराइए। हम सबके हितैषी हैं, सबको स्वस्थ देखना चाहते हैं, स्वावलंबी सुबुद्ध देखना चाहते हैं, लेकिन श्रम की अपेक्षा समाज के उत्कर्ष के लिए है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस सहयोग का? और जिनको आप 1 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो चावल सुलभ कराते हैं, उस चावल के उपभोक्ता कहीं नशीली वस्तु के आदी तो नहीं बन जाएंगे? आलसी भी बन सकते हैं और मादक द्रव्यों के आदी भी बन सकते हैं। राष्ट्र के अपकर्ष में हेतु है। एक उदाहरण देता हूँ, छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा है, अगर गोद में ही लिए रहेंगे तो लुंज पुंज रहेगा,
लेकिन चलते चलते डगमगा के कहीं गिर पड़ा गड्ढे में तो घायल हो जाएगा। माता क्या करती है, बच्चे को चलाना सिखाती है, उंगली पकड़ के अब पीछे से सावधान रहती है, बच्चा को घायल भी नहीं होने देती और बच्चा को लुंज-पुंज होने से बचा लेती है। ठीक इसी प्रकार किसी भी वर्ग या किसी भी व्यक्ति के विकास की परियोजना अगर कोई शासन तंत्र चलाता है, उसे ध्यान रखना चाहिए कि स्वावलंबन के नाम पर, तुष्टीकरण के नाम पर कहीं उसका भी अपकर्ष न हो जाए। अभी बीपी सिंह के शासनकाल से लेकर, बीपी सिंह जी जहाँ कहीं हुए सुन लें, कहीं तो होंगे ये लोग, क्योंकि हम लोग तो देहात्मवादी नहीं है, जीव को नित्य मानते हैं, ऊपर नीचे मध्य कहीं तो होंगे ही। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्था धो गच्छन्ति तामसाः। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सावधान होकर, गुप्तचर विभाग सावधान और मंत्री लोग साक्षी। कोई मेरे वक्तव्य का दुरुपयोग न करे, और होता भी नहीं मेरे वक्तव्य का दुरुपयोग। मैं एक संकेत करता हूँ। क्या संकेत करता हूँ? मैं आरक्षण का पूर्ण पक्षधर हूँ, लेकिन एक सेमिनार या संगोष्ठी होनी चाहिए। आरक्षण का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप क्या हो सकता है और आरक्षण का सबसे विप्लवपूर्ण घातक स्वरूप क्या हो सकता है, इस पर विचार किया जाए। मैं संकेत करता हूं, हर व्यक्ति की जीविका जहां जन्म से आरक्षित हो, वो आरक्षण की सर्वोत्कृष्ट विधा है। उसी का नाम सनातन वर्णाश्रम धर्म है, जिससे आजकल सबको परहेज है। समझ गए ना? हर व्यक्ति की जीविका जहां जन्म से आरक्षित हो, वह आरक्षण की सबसे उत्कृष्ट व्यवस्था है। ध्यान गया? बाल बनाने का काम क्या घर में सेफ्टी रेजर रखकर था? नापित सही बाल बनाते थे या नहीं? इसका मतलब जीविका, उद्योग की दृष्टि से भी देखें, जिनको कहा जाता है कि आर्थिक दृष्टि से विपन्न बनाया गया, सारे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग उन्हीं के द्वारा क्रियान्वित होते थे। समझ गए ना? हमने क्या संकेत किया? हमने यह संकेत किया सज्जनों की आरक्षण की वह व्यवस्था सबसे उत्तम मानी जाती है अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस, जहाँ पर सब वर्ण संकर हो गए, कर्म संकर हो गए हजारों वर्ष पहले। उनकी लाचारी है कि विकल्प को तैयार करें। भारत, नेपाल, भूटान की यह लाचारी नहीं है। दिशाहीन सत्तालोलुप राजनीतिक दलों और राजनेताओं के द्वारा जब आरक्षण की विधा नई ढंग से ख्यापित की जाती है तो 5 दोष होते हैं। जिस दिन आरक्षण की विधा बीपी सिंह के शासनकाल में क्रियान्वित हुई, मैं मेरठ में था, मैंने जो वक्तव्य दिया मुख्य संपादकीय पृष्ठ पर, मुख्य संपादक ने उसकी प्रशंसा की। मैं केवल संकेत करता हूँ, व्याख्या का समय नहीं है। वर्तमान जो आरक्षण पद्धति है, जो आरक्षण में अधिकृत हैं, जो अनधिकृत हैं, दोनों के लिए, दोनों की प्रतिभा के लिए घातक, दोनों की प्रगति के लिए घातक, प्रायोगिक नहीं। केंद्रीय प्रांतीय शासन तंत्र के पास उतनी नौकरियां नहीं जितने व्यक्ति आरक्षण में अधिकृत हैं। प्रतिशोध की भावना, और अंत में ये चारों दोष 14 वर्ष भी किसी देश में रह जाते हैं तो परतंत्रता का मार्ग प्रशस्त होता है। अब तो 14 वर्ष से ज्यादा हो गए। इसलिए आरक्षण की ओर हमने संकेत किया। इसलिए सज्जनों, कोई भावुकता में प्रलोभन देकर चुनाव पर बाजी बांधने के लिए कदम न उठाया जाए तो राष्ट्र के उत्कर्ष पर अंत में प्रभाव डाले। और एक संकेत है, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। कोई ऐसी भौतिकवादियों के पास विधा है जो कुछ अनित्य है उसके चपेट से जीवन को मुक्त करने की, अनित्य का आलम्बन लेकर नित्य मृत्युंजय अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करा दे, परमात्मा रूप नित्य स्वरूप होकर शेष रखे। कोई ऐसी विधा भौतिकवादियों का है? समस्त जो अचित पदार्थ हैं, जड़ पदार्थ हैं, उनकी दास्ता से मुक्त करके, जड़ता के चपेट से मुक्त करके चिन्मात्र होकर शेष रखे। और अंत में कोई ऐसी विधा भौतिकवादियों के पास है, दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध तापों के चपेट से विनिर्मुक्त कर आनंद मात्र होकर जीव को शेष रखे। जीव की चाह का विषय वही है जो उसका तात्विक स्वरूप है। मृत्यु, जड़ता, दुख के चपेट से आत्यंतिक वियोग, इनका आत्यंतिक उच्छेद कराने वाला विश्व में कोई और वाद नहीं है। नान्य पंथा विद्यते नायब। नक्सलवाद की बात है, बहुत बड़ी चुनौती है।
छत्तीसगढ़ आदि के लिए, उड़ीसा के लिए भी, विशेषकर छत्तीसगढ़ के लिए इस पर विचार होना चाहिए। पाश्चात्य जगत का कितना प्रतिशत इसमें हाथ है, समीक्षण तो करने की आवश्यकता है ना। पड़ोसी प्रांतों का कितना हाथ है, राजनीतिक दलों का गुप्त या प्रकट कितना हाथ है, और सचमुच में नक्सलवाद की धारा में जो बहते हैं उनकी समस्या का कितना हाथ है। इस प्रकार का वर्गीकरण करके सज्जनों, नक्सलवाद को सद्भावपूर्ण सामंजस्य के माध्यम से दूर करने का प्रकल्प चलाना चाहिए। देखिए, बुरा न मानो, होली है, दुर्योधन भी युद्ध के मोर्चे पर था या नहीं? एयर कंडीशन कमरे में बैठा हुआ था क्या? हमारी युद्ध की परंपरा देखिए, रावण भी युद्ध के मोर्चे पर, तो रामभद्र भी युद्ध के मोर्चे पर। जाके पौन फटी बीमारी सो क्या जाने पीर पर आई। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री आदि क्या जाने सैनिकों की दशा, जो लुंज पुंज हो जाते हैं, मार दिए जाते हैं, जिनका आंसू पोंछने वाले परिवार का कोई नहीं रहता है। रामभद्र भी मोर्चे पर। युद्ध का अर्थ क्या होता है? धन मान प्राण पर जन को हथेली पर लेकर दोनों पक्ष आमने सामने होता है। सत्यमेव जयते नान्यतम, सत्यमेव जयते नान्यतम। जिसके सत्य का बल होता है वो अंत में विजयी होता है। युद्ध की हमारी ऐसी परंपरा है। नक्सलवाद की समस्या के हेतु कितने हैं, उनके समाधान का प्रकल्प निकालें। अंत में कृषि की बात है। अभी 3 प्रांतों में, मैं किसी दल का नहीं हूँ इसलिए मेरी वाणी पर लोभ, भय, कोरी, भावुकता, अविवेक का कोई प्रभाव नहीं हो सकता न है। मैं एक संकेत करता हूँ, किसानों के बल पर ये पार्टियां जीती हैं, लेकिन थोड़ा विचार कीजिए, इन पार्टियों के पास, कांग्रेस भी उसमें शामिल है, बुरा न मानो, होली है, इन पार्टियों के पास विकास की परिभाषा क्या है? वाजपेयी जी सावधान जहाँ हो, ये वाजपेयी जी कांग्रेसी हैं, एक भाजपाई थे जिन्होंने मध्य प्रदेश का एक विभाग कर दिया छत्तीसगढ़, जिन्होंने बिहार का एक विभाग कर दिया झारखंड, जिन्होंने उत्तर प्रदेश का एक विभाग कर दिया उत्तरांचल, आजकल उत्तराखंड। 3 प्रांत तो वाजपेयी जी के देन है या नहीं? तो मैं एक संकेत करता हूँ। क्या संकेत करता हूँ सज्जनों? किसानों की समस्या पढ़ लीजिए। एक देश के जब 2 देश बना देंगे, 3 देश बना देंगे, भूमि पर मार पड़ेगी या नहीं? किसान नेता बैठे होंगे, ध्यान गया। 1846 तक गांधार, काबुल, अफगानिस्तान जिसे कहते हैं, पंजाब के राजा रणधीर सिंह, उसके राजा थे आगरा से लेकर अफगानिस्तान तक के राजाधिराज। भारत का एक अभिन्न अंग था, अंग्रेजों ने हमसे पृथक किया। उसके बाद बर्मा को पृथक किया, श्रीलंका को पृथक किया, उसके बाद 2 खंडों में भारत को पाकिस्तान बना के छोड़ दिया। भारत के प्रधानमंत्रियों ने अब तक 10 बार देश का विभाजन किया है। मेरे पास हर सन आदि सब लिखा हुआ है। भारत के प्रधानमंत्रियों ने अब तक देश का 10 बार विभाजन किया है। विभाजन की रूपरेखा प्रतिक्षण क्रियान्वित है, अर्थात भारत विभक्त विभक्त विभक्त। अब एक देश के 3 देश बना दो, मार किस पर पड़ेगी? खेती पर, भूमि पर। एक प्रांत के विकास के नाम पर 3 प्रांत बना दो, मार किस पर पड़ेगी? भूमि पर। एक जिला के 3 जिला बना दो, मार किस पर पड़ेगी? भूमि पर। तो मैंने संकेत किया, केवल अगर विदेशी बीज प्रतिबंधित नहीं है, हमारी भूमि को जिस प्रकार के बीज को सहने की क्षमता है, उस क्षमता का अतिक्रमण करके विदेशी बीज दलाली में अगर भारत मंगाता है, किसानों के आंसू को नहीं पोंछ सकता। अगर विदेशी खाद आपको पसंद है तो देश की जमीन को किसी घोड़े को चाबुक मार करके तात्कालिक उत्तेजित किया जा सकता है, उसको तीव्र गति संपन्न नहीं बनाया जा सकता। विदेशी खाद के द्वारा भूमि को कोड़े मारने के समान तात्कालिक उर्वरा शक्ति प्राप्त होती है, बाद में भूमि बंजर हो जाती है। कलेक्टर के ऑफिस, बाबाओं के ऑफिस, एक एक बाबा के 100 एकड़ जमीन में आश्रम करते जाओ आप, मार पड़ेगी भूमि पर या नहीं? तहसीलदार के लिए ऑफिस चाहिए, थानेदार के लिए ऑफिस चाहिए, सारी जमीन तुम घेर लोगे, आखिर भूमि किस वक्त मार पड़ेगी? किसानों पर मार पड़ेगी या नहीं?
एक और बात है, आप हंसेंगे, हम कांग्रेसी भाजपा नहीं तो आप अच्छी तरह जानते, पता भी लगा लिया होगा। 2-3 मिनट और। वाजपेयी जी ने पार्लियामेंट में कहा, एक वाजपेयी जी एक यहाँ है, वो छोड़ दें। नेहरू जी ने एक कहा पार्लियामेंट में, हमने चीन को वो भूमि दे दी जहां एक तिनका भी उत्पन्न नहीं होता था, घास नहीं उत्पन्न होती थी। महावीर त्यागी ने टोपी उतार के दिखाया, मेरे सर पर एक भी बाल नहीं उगता तो मैं किसी को सर दान दे दूं, कटवा दूं सर। भूमि का नाम क्या है? वसुधा। अंग्रेजी में भी भूमि को अर्थ कहते हैं। अर्थ है या नहीं? कहीं मान लो, आज ही मैं विचार कर रहा था, कहीं धान की खेती नहीं होती तो गन्ने की खेती होती है, मान लो वहाँ गन्ने की धान खेती नहीं होती तो कॉफ़ी की, चाय की खेती होती है, हल्दी की खेती होती है, अदरक की होती है। मुल्तान देख लो, अरब राष्ट्र देख लो, वहाँ खनिज पदार्थों के भंडार हैं। तो अब तक हमने संकेत किया, जितनी भी विकास की परिभाषा आधुनिक विधा से की गई है वो क्रियान्वित की जा रही है, सब के सब अभिशाप निकल रहे हैं। इसलिए 2 बिंदु, केवल 2 सूत्र का नाम लेकर मैं प्रवचन को विराम देता हूँ। आपकी प्रतीक्षा में मैंने पहले प्रवचन प्रारंभ किया। मैं एक संकेत करता हूँ, 2 सूत्र। मनुस्मृतिकार मनु भगवान ने कहा, क्या कहा? महायंत्र प्रवर्तनम। आर्थिक विषमता और विपन्नता से भारत को, विश्व को ग्रस्त करना हो तो, युद्ध के बादल को हर समय बनाए रखना हो तो, वन, पर्वत, खनिज पदार्थ, ये सब वर्षा के स्रोतों को विलुप्त करना हो तो, महामारी को फैलाने की आवश्यकता हो तो, संयुक्त परिवार को तोड़ने की आवश्यकता हो तो, कुल धर्म, कुलाचार, कुल देवी, कुल देवता, कुल गुरु, कुल पुरुष, कुल वधु को विलुप्त करने की आवश्यकता भावना हो तो महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग करो। हमने विश्व को संदेश दिया है, उस पर विश्व स्तर के वैज्ञानिक विचार कर रहे हैं। महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग भी होता रहेगा। कोई दिव्य वस्तु या व्यक्ति अपने अस्तित्व और आदर्श को सुरक्षित रखे संभव नहीं है। भगवान के तीव्र संकल्प से बीज की रक्षा हो सकती है। एक संकेत भीष्म जी का देकर मैं प्रवचन को विराम देता हूँ। भीष्म जी ने कहा, राज्यम पर्ण्यम न कारयेत। ध्यान गया? राज्य को, राष्ट्र को, देखिए वेद में राज्य शब्द का प्रयोग लोक परलोक तक के लिए हुआ, केवल प्रांत का नाम, स्टेट का नाम ही राज्य नहीं है। राज्यम पर्ण्यम न कारयेत उपलक्षण है। किसी भी व्यक्ति को, प्रांत को, वर्ग को, राष्ट्र को बाजार का सौदा न बनावे, शासन तंत्र का दायित्व। अब 70 वर्षों से ले लीजिए, संविधान बनने के 2 साल छोड़ दीजिए, 68 वर्षों से ले लीजिए, हर व्यक्ति बाजार का सौदा बनाया जाता है या नहीं? भारत मार्केट बन गया या नहीं, बाजार का सौदा। इसका अर्थ क्या है? अर्थ की विपन्नता, अर्थशास्त्र की विपन्नता का हेतु है राज्यम पर्ण्यम न कारयेत। यहाँ हर व्यक्ति, बाबा हो या बाबू, एक्सेप्शन, अपवाद की बात छोड़ दीजिए, हर व्यक्ति की संरचना बाजार का सौदा बनाने के लिए, राष्ट्र कहाँ जाएगा? आर्थिक विपन्नता से ग्रस्त होगा या नहीं? इसलिए हमने संकेत किया, कितने चिड़िया उड़े आकाश, चारा है धरती के पास, विकास के नाम पर कितने ऊंचे उड़ान भर लें, लेकिन अंत में कहना पड़ेगा कि वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त जो सिद्धांत हैं उनको क्रियान्वित करने पर ही क्या हो सकता है? राष्ट्र का, विश्व का, व्यक्ति का उत्कर्ष हो सकता है। सृष्टि की संरचना के प्रयोजन और जीवों की प्रवृत्ति निवृत्ति के प्रयोजन का विज्ञान नहीं है तो विकास के नाम पर विनाश हो सकता है। क्या मत मानिए कि मैं विकास का पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन विकास को स्वस्थ रीति से परिभाषित करने की आवश्यकता है। भारत की मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति क्या भारत के हित में प्रयुक्त हो रही है? ध्यान गया? भारत की मेधा शक्ति भारत के विदेशी कंपनी में बाहर जाकर बिकती है या नहीं? जिस देश में अब तक बिहार के वो सुशील मोदी जी को मैंने कहा था, अब तो मंत्री बन गए, अब नहीं आते हैं, जब भाजपा के अध्यक्ष थे, कि मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति बिहार की, बिहार में प्रयुक्त नहीं होने दोगे
भारत की मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति भारत में प्रयुक्त नहीं होने देंगे, भारत का उत्कर्ष ही नहीं होगा। विश्व के हित का ध्यान रखते हुए जो शासन तंत्र मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति का सदुपयोग करने में समर्थ है वह आदर्श शासन तंत्र है। स्वतंत्र भारत में शिक्षा की प्रणाली हमारी अपनी नहीं, रक्षा की प्रणाली हमारी अपनी नहीं, कृषि गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प हमारे अपने नहीं, सेवा उद्योग के प्रकल्प हमारे अपने नहीं, संविधान की आधारशिला हमारी अपनी नहीं। हिंदू स्वतंत्र भारत में अब तक एक नंबर का नागरिक नहीं, कुएं में भांग पर गिरे तो देश का उत्कर्ष होगा तो कैसे होगा। भारतीय संविधान की 25वीं धारा की धिज्जी उड़ा करके जैन हिंदुओं के वर्ग से पृथक अल्पसंख्यक घोषित कर दिए गए। 4 साल पहले बौद्ध पहले पृथक कर दिए गए, सिख पहले पृथक कर दिए गए। हिंदुओं के एक एक घटक को भारतीय संविधान की 25वीं धारा की धिज्जी उड़ाकर अल्पसंख्यक खाते में डाल करके हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने का षड्यंत्र उच्च स्तर से विदेशी तंत्रों के द्वारा चल रहा है। एक संकेत और कर दूं, यहाँ भी IPS IAS होंगे। इस बार सुना है कि चुनाव में तो IPS IAS भी कूद पड़े, शिक्षा शास्त्री भी कूद पड़े, बहुत अच्छी बात है, न्यायविद भी कूद पड़े। लेकिन एक मैं संकेत करता हूँ, आजकल जो IPS IAS बनाने, जज और वकील बनाने का पाठ्यक्रम है, पाठ्य पुस्तकें हैं बनाने की, वो हमारी अपनी है क्या? उसके आधार पर कोई भारत का भक्त हो सकता है क्या? उसके आधार पर पूर्वजों को कोसे बिना, अपने प्राचीन ज्ञान विज्ञान को कोसे बिना कोई IPS IAS हो सकता है? कुएं में भांग पड़ी है। वो पाठ्य पुस्तक दी गई है जिससे हमारे अस्तित्व और आदर्श को हम सुरक्षित नहीं रख सकते। आपको मालूम हो या ना मालूम हो, भारत में पाठ्य पुस्तकें विदेशी तंत्र के द्वारा बनता है। भारत स्वतंत्र होने पर भी उनका यंत्र बनकर अंधानुकरण करके विकास के नाम पर गड्ढे में चला जा रहा है। भारत की पहचान अपनी नहीं रह गई। जिस देश में व्यभिचार भी अपराध नहीं माना जाता है या जाएगा, उस देश का उत्कर्ष कैसे होगा। इसलिए सज्जनों, कितनी चिड़िया उड़े आकाश, चारा है धरती के पास, पक्षी नभोमंडल में ऊंचाई तक उड़ान भर ले, लेकिन जब उसे भूख का, प्यास का, थकान का अनुभव होता है, धरती पर आने की व्यवस्था होती है, धरती पर आने के लिए वो लाचार होता है। हमने संकेत किया सज्जनों, किसी दल पर, किसी व्यक्ति पर कटाक्ष न करके भारत को लेकर आत्मीयता होने के कारण, विश्व के उत्कर्ष में भारत के उपयोग और विनियोग को न देखने के कारण अपनी पीड़ा को हमने आपके सामने रखा। और आप सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। श्रृंगेरी के शंकराचार्य को मैंने एक बार एकांत में कहा, 1 करोड़ केकई की कठोरता होती है तब तो एक राजनेता सफल होता। 1 करोड़ केकई की कठोरता होती है तब व्यक्ति राजनेता होता सफल भारत में। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आपसे अपेक्षा करता हूँ, मेरी इस कहावत को कम से कम अब जो सरकार बनी है चरितार्थ न करे। हर हर महादेव।